अग्रसर कराते हुए तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के आज के इस दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री सुरेश जैन जी, आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित इसी माटी के सपूत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रघुवीर सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, माननीय विधायकगण श्री रितेश गुप्ता जी, डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, श्री सत्यपाल सिंह सैनी जी, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी, कुंवर सुशांत सिंह जी, श्री गोपाल अंजान जी, स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, विश्वविद्यालय के वाइस चेयरमैन श्री मनीष जैन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह जी, श्री राकेश कुमार जी, श्री शशांक त्रिवेदी जी, विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स और विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने वाले, डिग्री प्राप्त करने वाले और विश्वविद्यालय में अपने उत्कृष्ट शिक्षा के लिए देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर उपस्थित सभी मेरे युवा साथियों, दीक्षांत समारोह में जिन छात्र छात्राओं को आज उपाधियां प्राप्त हुई हैं, उनकी डिग्रियां प्राप्त हुई हैं, उन सभी अपने युवा साथियों का मैं अभिनंदन करते हुए उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक छात्र के लिए अपने जीवन की सफलता की एक नई सीढ़ी को चढ़ना, उच्च शिक्षा के उपाधि को प्राप्त करना, उसके सपने को वास्तव में एक नई उड़ान देने जैसा होता है। भाइयों बहनों, जब हम वर्तमान के उच्च शिक्षा के दीक्षांत समारोह की बात करते हैं तो यह प्राचीन गुरुकुलों की उस समावर्तन समारोह का ही एक नया रूप है, जो गुरुकुलों में प्राचीन
ऋषि परंपरा में परीक्षा पूर्व अपने को तैयार करने और नई कक्षा में जाने के पहले उन गुरुकुलों में आयोजित होते थे और उस समावर्तन समारोह का जो मंत्र है आज भी हम तैत्तरीय उपनिषद में जब उनके बारे में पढ़ते हैं, उन मूल्यों और उन जीवन आदर्शों के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं, तो मंत्र ही इस रूप में है कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। उसके पहले दो मंत्र इसी रूप में हैं और फिर आगे स्वाध्यायान्माम प्रमद, यानी स्वाध्याय में किसी भी प्रकार का प्रमाद न करना, किसी प्रकार का आलस्य न करना, और फिर आगे कि सत्य से यानी विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य से न हटना, कुशल कार्य से कभी भी आलस्य न करना, महान बनने के अवसर से कभी भी अपने आप को वंचित न करना, पठन पाठन के कर्तव्य से अपने आप को विमुख न करना, अपनी विरासत का सम्मान करना, यानी देवता और पितरों के कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की कोई प्रमाद यानी कोई आलस्य न होना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, इन सब का पालन करते हुए अन्यान्य दोष रहित कर्म के लिए सदैव अपने को तैयार करना, यानी यह दीक्षांत प्राप्त करने वाले किसी भी छात्र के लिए भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा मंत्र है जो जीवन में एक सुयोग्य नागरिक बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। आपने देखा होगा सत्य बोलना, सत्य हर देश हर काल हर परिस्थिति में समान रूप से सब पर समान रूप से लागू होता है। उसे आप देश काल और परिस्थिति की सीमा में बांध नहीं सकते। भारतीय मनीषा ने धर्म को कभी उपासना विधि के रूप में नहीं माना। उपासना विधि किसी का व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है, लेकिन धर्म भारतीय मनीषा ने धर्म का मतलब उसके कर्तव्य से माना है, उच्च जीवन मूल्यों से माना है। उस धर्म का पालन करना जो हमें हमारे उत्कृष्ट कर्मों के प्रति सदैव प्रेरित कर सके, उस धर्म के आचरण के प्रति आग्रह हमारा ये तैत्तरीय उपनिषद का ये मंत्र प्रत्येक युवा साथी के लिए कर रहा है। नाम दीक्षांत हो गया, यानी ये मान लिया जाता है कि दीक्षांत समारोह के बाद अब उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। ये मंत्र आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि जीवन में किसी भी अच्छे महान बनने के अवसर से चूकना नहीं है, सदैव उसके लिए प्रयत्न करना है, एक नया प्रयास करना है, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी हो उस दिशा में अपने इस प्रयास को निरंतरता देने के लिए कार्य करना है। और यह
आज के सामान्य व्यवहार की भाषा में अगर आप कहेंगे तो आपकी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में या एक डिग्री प्राप्त करने के बाद आपने यूजी किया है तो पीजी के लिए, पीजी किया है तो शोध के लिए, शोध किया है तो अपने जीवन को एक उत्कृष्ट मार्ग पर अग्रसर करने के लिए अब आपको जिस नए मार्ग को चुनना है ये दीक्षांत तो उसको एक नवीनता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, आपके जीवन को एक सही मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इसलिए दीक्षांत समारोह का आयोजन इस रूप में भव्यता के साथ हमारे विश्वविद्यालयों के द्वारा, उच्च शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा अपने यहां आयोजित किया जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय अपने इस दीक्षांत समारोह के माध्यम से आज लगभग 6000 युवा साथियों को उनकी उपाधियां और उनकी डिग्रियां वितरित कर रहा है। ये 6000 संख्या सामान्य नहीं है। हाँ, ये 2 वर्षों का है, वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22। इन 2 वर्षों के संयुक्त रूप से लगभग 6000 युवा साथियों को आज उनकी उपाधियां यहां पर वितरित की गई हैं और उनके लिए आज ये मंच या विश्वविद्यालय परिवार उनके उज्ज्वलमय भविष्य की कामना करते हुए आज यहां पर एकत्र हुआ है। उन्हें अपना शुभाशीष और शुभ मंगलमय कामना उनके प्रति व्यक्त करना है। हम सबको इस परंपरा के बारे में जानना होगा। तीर्थंकर महावीर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना, वास्तव में यहां पर अध्ययन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को भारत की इस पूरी परंपरा के बारे में जानना चाहिए। महावीर 24वें तीर्थंकर है। इससे पहले 23 तीर्थंकरों ने भी कुछ न कुछ नया दिया, जीवन के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन मूल्यों को जो 24 तीर्थंकरों ने तत्कालीन समाज को एक नई दिशा देने के लिए उस कालखंड में समाज को एक नई दिशा देने के लिए जिस प्रकार का आचरण किया था, जिस प्रकार के व्यवहार को अपने जीवन में अंगीकार किया था और जिस प्रकार के उपदेशों के माध्यम से समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी, क्या तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए छात्र छात्राएं भी उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगी? आप अलग अलग क्षेत्र के होंगे, अलग अलग क्षेत्र के होंगे, कोई मेडिकल का है, कोई फार्मेसी का है, कोई नर्सिंग का है, कोई फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल का है, कोई मैनेजमेंट का है, कोई इंजीनियरिंग का है, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए। कुछ लोग मानवीय की विषयों से हैं, कुछ लोग साइंस से हैं, लेकिन जीवन मूल्य तो सबके एक हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल तो सबकी एक है और वो मंजिल कहीं से जाती है तो इन्हीं महापुरुषों के जीवन मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त करने का रास्ता निकलता है। यही तो भारतीय ऋषि परंपरा ने इसी बात को कहा है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वानों ने उसे अलग अलग नाम और रूपों में भले उसकी व्याख्या की हो, लेकिन सत्य तो हमेशा एक ही होगा और उसी सत्य की व्याख्या इन महापुरुषों ने अपने कालखंड में की थी, जो आज भी उतनी प्रासंगिक है। याद रखना, अधिकतर तीर्थंकर राजा थे, राजपुरुष थे, राज परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन समाज को जीवन की सच्चाई का एहसास कराने के लिए उन्होंने उस कालखंड में जिन मार्गों का अनुसरण किया था, जिस मार्ग का अनुसरण किया था, उसकी प्रासंगिकता आज भी उसी रूप में बनी हुई है। और इसलिए सबसे पहला कार्य
तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे, शोध कर रहे सभी छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक है कि वह उस मार्ग का अनुसरण करते हुए इन महापुरुषों के बारे में जाने और उन महापुरुषों के जीवन आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को और भी उत्कृष्ट बनाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ करें। आज भारत दुनिया की एक नई ताकत बन रहा है। भाइयों बहनों, आपने पिछले कुछ दिनों में हुई उन तमाम घटनाओं को देखा होगा। विगत 2-3 वर्षों में 2 वर्ष आपका इस दीक्षांत समारोह इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के कारण पूरी दुनिया उसकी चपेट में थी। भारत के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीने वाला यह समाज किस रूप में एक सुयोग्य नेतृत्व मिलने पर कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये पूरे देश के सामने, पूरे देश ने दुनिया के सामने साबित किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन कैसे देश की 140 करोड़ की आबादी एक स्वर में जब बोलती है तो भारत की ताकत का एहसास कैसे होता है। ये कोरोना कालखंड में आप सबने देखा होगा, सबने महसूस किया होगा। जनता कर्फ्यू होना है तो पूरे देश के द्वारा जनता कर्फ्यू में सहभागिता होती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है जहान है, पूरा देश लॉकडाउन के साथ उनकी अपील के साथ जुड़ गया। कोरोना कालखंड में लगा कि नहीं, बहुत दिनों तक हम इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते, हमें जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए। तो इसके लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, तमाम प्रकार के उस समय के प्रबंधन, कहीं कोविड हेल्प डेस्क बनना है, कहीं कोविड कोरोना कालखंड के दौरान अलग अलग कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जहां बीमार वहीं उपचार। आपने देखा होगा गांव-गांव में जाकर के टीमों ने कोरोना के मरीजों को वहीं पर उपचार देने और जहां पर लगा कि नहीं इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना आवश्यक है, वहां अपनी जान को जोखिम में डालकर के हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्ग कार्यकर्त्री और एएनएम के द्वारा उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचा करके, और कोई तीर्थंकर महावीर जैसे विश्वविद्यालयों ने अपने हॉस्पिटल के माध्यम से उन्हें उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में अपना योगदान किया। यानी सभी लोग, हर तबके के लोग जब मिलकर के कार्य कर रहे थे, परिणाम भी सामने आने थे। पहली बार देखा होगा, इतनी बड़ी आबादी, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, 220 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन देने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। इतनी वैक्सीन दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिली। और दुनिया के अंदर तमाम लोग तमाम प्रकार की घोषणाएं करते होंगे, तकनीकी दृष्टि से बहुत अच्छा कार्य कर रहे होंगे, लेकिन भारत अकेले देश है जिसने 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में दिया, लेकिन वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी उसके मोबाइल फोन पर ही भेजा कि नहीं, आपको आपका वैक्सीन मिल गया है, उसके लिए अलग से कागज खर्च करने की नौबत नहीं आई। और हर महामारी अपने साथ कुछ साइड इफेक्ट भी लेके आती थी। दुनिया के अंदर तमाम देश हैं अभी भी, जो देश कोरोना कालखंड में उबर नहीं पाए हैं, दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, आज भी अस्त व्यस्त हैं, उनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। आपने पिछले एक सप्ताह के अंदर देखा होगा, दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश हैं जिनके बैंकों में ताला लटक रहा है क्योंकि बैंक कंगाल हो चुके हैं।
अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। लेकिन भारत विपरीत परिस्थितियों में भी एक और 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्षों से फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है, 80 करोड़ लोगों को। और दूसरी ओर दुनिया की सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज भारत है। हमें ये भी देखना होगा, एक तरफ कोरोना प्रबंधन बेहतरीन और दूसरा आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी दुनिया के सामने आया है। एक यशस्वी नेतृत्व और युवा शक्ति की ताकत, यही तो है आपकी ताकत। जब हमारा युवा ठान लेता है तो भारत क्या नहीं बन सकता है। भारत में सब कुछ बनने की सामर्थ्य है जो भारत बन सकता है। और आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में देश के नागरिकों को पंचप्रण की याद दिलाई थी। एक पंचप्रण उन्होंने हर नागरिक से कहा था कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएगा, 100 वर्ष देश की आजादी के होंगे, तब कैसा भारत हमें चाहिए। अभी से लक्ष्य तय करिए आगामी 25 वर्षों का, और 25 वर्षों का ये लक्ष्य क्या है, इसको प्राप्त करने के लिए क्या हमें करना है। 5 प्रण प्रत्येक नागरिक के लिए तय किए। ये पंच प्रण है कि हर नागरिक के जीवन का ध्येय बने विकसित भारत का निर्माण करना। हर भारतवासी का कर्तव्य है कि हमारा देश विकसित भारत बने, हमारा देश विकसित हो, इसके लिए कार्य करना। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा। दूसरा है गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना। गुलामी के अंश जहां कहीं भी है उसको पूरी तरह समाप्त करने के लिए कार्य करना। तीसरा, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना। प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है। चौथा है विरासत का सम्मान करना। विरासत का सम्मान आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर उस क्रांतिकारी को, देश की आजादी के बाद अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले उन वीर सेनानियों का सम्मान करने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित हुए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा का आयोजन होना। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण होना। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण होना। केदारनाथ में केदारनाथ धाम का निर्माण हो जाना। उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण होना। यही तो है विरासत का सम्मान। और पांचवा प्रत्येक नागरिक के लिए वह है नागरिकों का कर्तव्य। हम सब अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम सब अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, इस संविधान, भारत का महान संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रदत्त संविधान, जहां हमें अपने मौलिक अधिकारों के साथ हमें भरपूर अधिकार देता है, वहीं हमें हमारे कर्तव्यों का एहसास भी कराता है। ये कर्तव्य हर नागरिक के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसके मौलिक अधिकार हैं। याद रखना, कर्तव्यों के बगैर अधिकार
हमेशा अनुशासनहीनता को, उच्छृंखलता को ही जन्म देता है। और एक उच्छृंखल व्यक्ति के जीवन का कोई अंत नहीं होता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो लक्ष्यहीन होता है, पेंडुलम की तरह घूमता रहता है, किसी लक्ष्य पे कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। जीवन के पंच प्रण को ध्यान में रख करके जब भारत का प्रत्येक नागरिक कार्य करना प्रारंभ करेगा, तब भारत 2047 आते आते दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना यह आज हर नागरिक का दायित्व है। और इस दायित्व को निर्वहन करने का केंद्र हमारे विश्वविद्यालयों को बनना ही पड़ेगा। याद रखना कि जब दुनिया कोरोना से पस्त थी, तब भारत अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति दे रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको क्या अधिकार दे रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस वैदिक उद्घोष को चरितार्थ करती है कि आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान जहां से भी आए उसको प्राप्त करने के लिए अपने को खुला रखो, ज्ञान को सभी दिशाओं से आने दो। और भारत ने आज उस दिशा में नए प्रयास प्रारंभ किए हैं। पहली बार आजाद भारत में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है जो हर युवा को अपने आप को साबित करने का एक अवसर देने जा रहा है। और मैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जुड़ करके उन कार्यक्रमों को अंगीकार करते हुए अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा उन्हीं के साथ मिलकर के, उन्हीं के हाथों से आगे बढ़ा करके हमें तेजी के साथ ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको वही अवसर देने जा रहा है। मैं एक दिन जीन थेरेपी का अध्ययन कर रहा था। दुनिया ने 20 वर्ष पहले डीएनए प्रोजेक्ट पे काम किया था। जो मेडिकल के छात्र होंगे वे इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते होंगे। फ्रांसीसी मूल का वैज्ञानिक अमेरिका में निवास करने लग गया। वैज्ञानिक था तो स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में एक भाव था। वे आस्थावादी नहीं थे, केवल थे। लेकिन बाद में वह शोध का विषय उन्होंने बनाया, कैसे केमिकल रिएक्शन के माध्यम से हम जीवन की गुत्थी को सुलझा लें। तो स्वाभाविक रूप से वह उतने ही नास्तिक भी होते गए। उनको ये लगा कि जो ये दुनिया बनी है किसी केमिकल रिएक्शन से बनी है, और उन्होंने अपने शोध को उधर बढ़ाया, सफलताएं प्राप्त की कुछ। लेकिन उनको एक बार लगा कि नहीं, मुझे मानवीय जीवन के उन मूल्यों के साथ काम करना चाहिए जो वास्तव में है, दिखती है। क्या हो सकता है, ये क्या है? तो उन्होंने वर्षों तक लगातार कार्य किया। एक सेल के अंदर जब डीएनए की प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो एक सेल का अध्ययन जब उन्होंने किया तो उन्हें लगा कि इस सेल में तो मनुष्य जीवन के जन्म जन्मांतर का सब कुछ समाहित है। और एक सेल को पढ़ने के लिए उनको कितना समय चाहिए था? उनको लगा कि अगर एक सेल को अगर हम पढ़ेंगे, प्रति सेकंड एक वर्ड को पढ़ें, उसके कोड का अध्ययन करें, तो 31 वर्ष तक दिन रात कार्य करते हुए जब हम उसको अध्ययन करेंगे तब एक सेल का अध्ययन कर पाएंगे। यह है पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग की वो थ्योरी, जिसके बारे में हमारा ऋषि कहता था कि अच्छा करोगे तो पुण्य के भागीदार बनोगे, और गलत करोगे तो उसके पाप
पाप से भी वंचित नहीं हो पाओगे। जन्म जन्मांतर के कार्य, चाहे वे संचित कर्म हो, चाहे वे प्रारब्ध कर्म हो, सब मनुष्य के साथ साथ चलते हैं। ये भारतीय मनीषा वेसेनी कहता था। आज डीएनए की थ्योरी इस बात को साबित करती है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि हम सबको अपने विश्वविद्यालयों को आज इस नए अध्ययन अध्यापन के साथ साथ एक शोध के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करना होगा। सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ हमें विश्वविद्यालय को तो अपने पाठ्यक्रम तय करने के अधिकार होते हैं। उनकी अपनी विद्या परिषद होती है, उनकी अपनी ईसी होती है, वे उसके माध्यम से तय कर सकते हैं और अच्छे कोर्सेज को लेकर आना चाहिए, न्यू एज कोर्सेज को लेकर आए। लोकल परिस्थिति के अनुसार क्या है, कैसे हम कर सकते हैं। ये मुरादाबाद का अपना इतिहास है। मुरादाबाद में अपने यहां के जो आर्टिजन्स हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से, सैकड़ों वर्षों से, यहां के पूर्वजों की मेहनत से, उनके पुरुषार्थ से उन्होंने इसे एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया। और आज अकेले मुरादाबाद ब्रास के आइटम के लिए ये पीतल की नगरी लगभग 15,000 करोड़ रुपए का तो केवल यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। जब राकेश कुमार जी को यहां पे आज उन्हें डिग्री उपलब्ध कराई जा रही थी, मानद उपाधि उपलब्ध कराई जा रही थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए उनके नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा के सेंटर ने जो काम किया है, मैं उनसे यही कह रहा था राकेश कुमार जी से कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक्सपोर्ट प्रमोशन के सेंटर विकसित किए जा रहे हैं और उसमें वो अपना मार्गदर्शन दें, जिससे उत्तर प्रदेश के हर जनपद की प्रत्येक प्रोडक्ट को, हमने परंपरागत प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया है, उसको हमने नई डिजाइन के साथ, नई तकनीक के साथ विकसित करके उसको प्रदेश सरकार ने एक मंच दिया है, एक्सपोर्ट उसके माध्यम से बढ़ा है। और मुरादाबाद तो उसका एक जीवंत उदाहरण है कि यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं, यहाँ के जो उद्यमी हैं, यहाँ के जो व्यवसायी हैं, उन्होंने वास्तव में इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं और विश्वविद्यालय से कहता हूं कि वह भी इनके बीच जाकर के थोड़ा कार्य करें, वह भी इनके बीच कार्य करें, देखें, उन्हें अपने आमंत्रित करें, उनके एग्जीबिशन को प्रोत्साहित करें और विश्वविद्यालय का तकनीकी संस्थान और मैनेजमेंट संस्थान उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उसको नई ऊंचाई प्रदान करने में कैसे योगदान दे सकता है, इसके लिए एमओयू होने चाहिए। उनके छात्रों की स्किल, वहां पर जो उद्यमी हैं उनके साथ अपने छात्रों को भेजना और वहां के आर्टिजन्स को यहां लेकर के आना और उनकी स्किल डेवलपमेंट में भी योगदान देना। अगर एक दूसरे के साथ मिलकर के आप काम करेंगे तो मैं मानता हूं अगले 5 वर्ष के अंदर यहां पर हम इस पीतल की नगरी से 30 से लेकर 50,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट, यहाँ का जो प्रोडक्ट होगा, इतने के प्रोडक्ट को यहां से एक्सपोर्ट करने की स्थिति में होंगे और मुरादाबाद एक्सपोर्ट का एक बहुत अच्छा सेंटर बनकर के उभर जाएगा। उस दिशा में नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम अपने यूजी के छात्रों को अभी से प्रयास करें, उन्हें स्टडी कराने का, अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ सामाजिक परिस्थितियों पर, आर्थिक परिस्थितियों पर, भौगोलिक परिस्थितियों पर उन्हें अलग अलग विषय पे कुछ लेखन करने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। लोकल परिस्थितियों पर कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा। फिर उस स्टडी को आप देखें, उसको उस स्टडी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता, उसके प्रकाशन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये जो स्टडी होगी ये आपके विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट शोध को आगे बढ़ाने का एक मंच देगा। अभी तीर्थंकर विश्वविद्यालय ने, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने निजी क्षेत्र के देश के अंदर जो 6 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने शोध और पेटेंट में देश के अंदर उत्कृष्टता प्राप्त की है,
उनमें से एक यह विश्वविद्यालय भी है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर अभी से अपने यूजी के बच्चों को और पीजी के छात्रों को अभी से आपने उन्हें स्टडी कराना शुरू किया, अलग अलग कार्य की स्टडी देना शुरू किया और उसके माध्यम से उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया, शोध के उत्कृष्ट कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, मेरा मानना है कि हमें 6 तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें तो नंबर 1 पर जाना है और नंबर 1 की इस लड़ाई के लिए अपने आप को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ खड़ा करना है। हमारे विश्वविद्यालय आखिर नवाचार के लिए क्यों नहीं तैयार होते? हमारे विश्वविद्यालय अब जिस समाज के बीच में हम खड़े हैं, मुरादाबाद के या इस मंडल के इस क्षेत्र में, मैं मानता हूं बहुत पोटेंशियल है, इस क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है। मैं जब भी मुरादाबाद आता हूं, बिजनौर आता हूं, संबल या फिर अमरोहा की तरफ मुझे जाने का अवसर प्राप्त होता है, मैं वहां जाता हूं, समाज के अलग अलग तबके के लोगों के साथ संवाद बनाता हूं। अच्छे उत्कृष्ट प्रगतिशील किसान हैं, प्रगतिशील उद्यमी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले तमाम शिक्षाविद हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले उत्कृष्ट चिकित्सक भी हैं, अलग अलग फील्ड में कार्य करने वाले लोग हैं और मेरा प्रयास होता है कि मैं उनके साथ संवाद बनाऊं। मैं पिछली बार आया था यहां पर, मुझे संभल के प्रगतिशील किसान मिले और वे अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस मेरे सामने प्रस्तुत कर रहे थे। एक किसान ने कहा कि मैं यहां से लगभग 200 करोड़ का एक्सपोर्ट करता हूं। किसान 200 करोड़ का एक्सपोर्ट करे, मेरे लिए आश्चर्यजनक था। संभल जैसे जिले से बिजनौर में गया, ऐसे तमाम अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग मुझे मिले। इन अलग अलग फील्ड में काम करने वाले इन सभी विभूतियों को समाज के सामने लेकर के आना, विश्वविद्यालय के साथ जोड़ना और विश्वविद्यालय के छात्रों का उनके साथ इंटरेक्शन होकर के फिर उनके जो अच्छे कार्य हैं, उत्कृष्ट कार्य हैं, उसको अपने लेखन का आधार बना करके उसे शोध और फिर उसे पेटेंट करने की दिशा में, अग्रसर करने की दिशा में विश्वविद्यालय कार्य करेगा तो जन विश्वास का और भी अच्छे प्रतीक के रूप में उभर सकता है और उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी या पैरामेडिकल से जुड़े हुए जो हमारे छात्र हैं, इनके लिए कार्य करने के लिए बड़ी दुनिया है। यहां पर जो हमारे वित्त मंत्री जिस बात का उल्लेख कर रहे थे कि डॉक्टर की पहली पहचान क्या होती है, एक डॉक्टर सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी संवेदना। चिकित्सक हो या फिर नर्सिंग फील्ड में काम करने वाला या फिर पैरामेडिक्स हो या फार्मासिस्ट, ये सभी की संवेदना उन्हें एक नई पहचान दे सकता है, मरीज की आदि बीमारी को दूर कर सकता है, उनके शोध को और उत्कृष्टता प्रदान कर सकता है। आखिर फार्मेसी का ही तो फील्ड है जिसने कोरोना कालखंड में जब दुनिया अस्त थी, पूरी तरह पस्त थी, तब भारत ने दुनिया को जो सबसे उत्कृष्ट वैक्सीन दिए, ये भारत ने दिए थे और फार्मेसी ने उसमें सबसे बड़ी भूमिका तय की थी। भारत की फार्मेसी का कमाल है कि 2 वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन भारत ने दुनिया को उपलब्ध करवाए, जिसके माध्यम से 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारतीय नागरिकों को और दुनिया के भी दर्जनों देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने में भारत ने अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। ये सभी कुछ हमारे पास है, लेकिन इस दिशा में प्रयास करना, मरीज के प्रत्येक कार्य के साथ कार्य करना, आप तो पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी तो ज्यादा होती है। एक कंसल्टेंट पेशेंट के पास आता है, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट रहेगा, लेकिन एक नर्सिंग और पैरामेडिक तो उस मरीज के साथ कई घंटे से रहना पड़ता है। आपका व्यवहार
उसकी आरोग्यता में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और इसलिए मेरी आप सबसे इसके बारे में अपील होगी, याद रखना, आपकी डिग्री से महत्वपूर्ण होगा आपका संवेदनशील व्यवहार एक मरीज के प्रति, एक नागरिक के प्रति और समाज के प्रत्येक तबके के प्रति। आपका संवेदनशील व्यवहार आपको एक उत्कृष्ट नागरिक बनाएगा। और आप एक उत्तम नागरिक है, उत्तम नागरिक बनने के बाद आपको एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा नर्सिंग स्टाफ, अच्छा फार्मासिस्ट, अच्छा पैरामेडिक्स बनाने में या अच्छा टेक्नोक्रेट बनाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको और सर्वोत्तम बनाने में वह एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है और उस दिशा में विश्वविद्यालय को कार्य करने की आवश्यकता है। मित्रों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय विगत 15 वर्षों से कार्य कर रहा है और इस बार प्रदेश सरकार ने भी अपने बजट में मुरादाबाद मंडल के लिए एक विश्वविद्यालय की घोषणा की है। एक नया विश्वविद्यालय यहाँ के छात्र छात्राओं के उत्तम शिक्षा के लिए, नवाचार के लिए, शोध के लिए आपके मुरादाबाद जनपद में ही हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। और यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा वर्षों से जो मांग की गई थी, उस मांग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बेहतर प्रयास शासन के स्तर पर आज प्रारंभ किया गया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, वर्तमान में प्रदेश के अंदर हमारे 19 राज्य विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। एक ओपन यूनिवर्सिटी भी प्रदेश की कार्य कर रही है, एक डीम्ड विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, 30 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, 172 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय और 7,372 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय वर्तमान में प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ ही 3 नए विश्वविद्यालय जो वर्तमान सत्र में प्रारंभ होने जा रहे हैं। इसमें मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, ये वर्तमान सत्र में प्रारंभ होंगे। तो 4 नए विश्वविद्यालय हम लोग अगले सत्र में प्रारंभ करेंगे, जिनमें मुरादाबाद का विश्वविद्यालय, एक मां विंध्यवासिनी के नाम पर मिर्जापुर में, एक मां पाटेश्वरी के नाम पर देवीपाटन मंडल में, और एक विश्वविद्यालय महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कृषि विश्वविद्यालय होगा, वह कुशीनगर में राज्य सरकार इस वर्ष प्रारंभ करने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अपने तमाम अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए भी कार्य आगे बढ़ाया है, जिसमें महायोगी गोरखपुर गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ और विश्वविद्यालय के समकक्ष उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज लखनऊ का मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ का निर्माण कार्य भी वर्तमान में हम लोग प्रदेश के अंदर करवा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। पीएम स्किल मिशन के अंतर्गत प्रदेश के अंदर यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ राज्य सरकार ने तय किया है कि हम प्रदेश के अंदर 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे, जिनमें 20 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर चुके हैं। इसमें बिना भेदभाव के वे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, ओपन यूनिवर्सिटी हो, तकनीकी संस्थान हो, नर्सिंग या फार्मेसी के हो, इन सभी बच्चों को यह
सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आज प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं वह आने वाले समय में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पहचान को छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुझे याद है आज से 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश का युवा अपनी पहचान छिपाता था। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने ऐसी स्थिति नहीं। आज तो उत्तर प्रदेश सुरक्षा और निवेश का दुनिया का सबसे बेहतरीन गंतव्य बन रहा है। सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश आज स्थापित हुआ है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा लखनऊ में 10 से 12 फरवरी यानी लगभग 1 माह पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, महामहिम राष्ट्रपति जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये निवेश के प्रस्ताव अलग अलग फील्ड में है, मेडिकल के फील्ड में भी है, नर्सिंग में भी है, फार्मेसी में भी है। फार्मेसी का तो हम फार्मेसी का यहाँ पर पार्क भी बनाने जा रहे हैं प्रदेश में। और फार्मेसी का आज एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट जो विश्वविद्यालय के ही अनुसार चलेगा, उसके निर्माण की कार्रवाई भी इस बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर कर दी है। बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी प्राप्त होगी। आने वाले 4 वर्ष के अंदर अकेले इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को हम नौकरी और रोजगार उपलब्ध करने जा रहे हैं। और उस दिशा से मैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय प्रबंध समिति से यही अनुरोध करूंगा, अभी से वे तैयारी करें। इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, किस फील्ड में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, क्या उस प्रकार की उत्कृष्ट फैकल्टी अगर उच्च शिक्षा के संस्थान है, मेडिकल का है, फार्मेसी का है, नर्सिंग का है, पैरामेडिक्स का है, तकनीक का है, प्रबंधन का है, उस प्रकार के उत्कृष्ट प्रबंधन, उस प्रकार के उत्कृष्ट फैकल्टी उपलब्ध करवाने या इंडस्ट्री के उस प्रकार के मैन पावर की आपूर्ति का केंद्र क्या विश्वविद्यालय बन सकता है? इसके लिए विश्वविद्यालय को अध्ययन करना चाहिए, इंडस्ट्री के साथ एमओयू करना चाहिए, विश्वविद्यालय को लगातार अपने दायरे को बढ़ाना होगा। आज केवल कैंपस तक सीमित होकर के कोई संस्थान आगे नहीं बढ़ सकता है, उसको अपने दायरे को बढ़ाना होगा, समाज के बीच में जाना होगा, इंडस्ट्री के बीच में जाना होगा और शासन के नीतियों को अपने यहां लागू करते हुए से आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सभी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा के संस्थान आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से आए हुए प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो छात्र यहाँ पर उपाधि प्राप्त किए हैं, उन्हें आज डिग्री अवार्ड हुई है, वे इसे केवल दीक्षांत मान करके अब अपने नवाचार, शोध और अन्य कार्यक्रमों को यहीं पे बाधित नहीं करेंगे। याद रखना, ये शुरुआत है, एक नया जीवन आगे बढ़ाने की एक नई शुरुआत, और इस शुरुआत के साथ और अच्छा करने का भी प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर से तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के उपाधि प्राप्त करने वाले, डिग्री प्राप्त करने वाले सभी युवा साथियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय परिवार को शिक्षा के एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करने की ये ग्रेड विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। एनईएटी का भी यहाँ पर विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है अपनी उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय परिवार निरंतर कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय।
कृपा करें।